हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल बीएचयू वाले में। तो आज इस पीवाईक्यू की सीरीज में हम लोग देखेंगे आपके मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन, जिसमें हम लोग कुल 50 क्वेश्चंस को देखेंगे और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस के लेवल आपको बिल्कुल इजी लगेंगे, लेकिन अक्सर बच्चे देखेंगे इस क्वेश्चंस को गलत करते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को जो कि आपको बहुत बार हम देखेंगे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपके कुल 50 क्वेश्चंस है जिसे आज हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। ठीक, पहले तो इसमें देखेंगे ज्यादातर बच्चे देखेंगे मीर कासिम लगाते हैं, लेकिन याद रखिएगा बक्सर का जब युद्ध हुआ था तो उस टाइम मीर जाफर था। ठीक है, और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। और इस टाइम देखेंगे बक्सर के युद्ध में कौन कौन सम्मिलित था। तो इसमें देखेंगे काशिम, तीन गुट थे ना, काशिम बंगाल का नवाब, पूर्व नवाब था। ठीक है, दूसरा कौन था? अवध का नवाब, अवध का सुजाऊ दौला। ठीक है, सुजाऊ दौला। और एक कौन था? मुगल शासक, मुगल शाह आलम द्वितीय, मुगल शाह आलम द्वितीय। ये तीनों जो है कि एक साथ थे। और यहाँ पे देखेंगे जो मीर कासिम था, ठीक है, ये जो है कि एक साथ थे, ये तीनों गुट एक साथ थे। तो यहाँ पे जो आप देखेंगे तो यहाँ पे मेन क्या है? मीर जाफर है। ठीक है, मीर जाफर उस टाइम बंगाल का नवाब था। याद रखिएगा मीर जाफर दो बार नवाब हुआ है। ठीक है, अगर मीर जाफर बनता है फिर मीर कासिम बनता है फिर मीर जाफर बनता है। तो यहाँ का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? जो है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। सिराजुद्दौला कब था? प्लासी के युद्ध के समय। प्लासी का युद्ध इसी के टाइम पीरियड में हुआ था, 1757 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के अधिकार प्राप्त किए थे? तो वो कौन था? शाह आलम द्वितीय। ठीक है, शाह आलम द्वितीय था। कौन था? ये मुगल शासक था, उत्तरवर्ती मुगल शासक था। और इसने ही जो है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी थी किसके तहत? इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि। ठीक है, इलाहाबाद की संधि जो कि कब हुई थी? 1765 में हुई थी। इसी के तहत देखेंगे बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो दीवानी होती है वो शाह आलम द्वितीय किसको दे देता है? अंग्रेजों को दे देता है, अंग्रेजों को दे देता है। और ये कौन का? क्लाइव था। अंग्रेज उस टाइम कौन था? क्लाइव था। क्लाइव के साथ ही हुआ था ये इलाहाबाद की संधि, शाह आलम द्वितीय और अवध के नाम सुजाउद्दौला के साथ। ठीक है, 12 अगस्त और 16 अगस्त। जिसके शासनकाल में ब्लैक होल या फिर काल कोठरी दुर्घटना हुई थी उस शासक का नाम बताइए। तो ये जो ब्लैक होल घटना कहाँ हुई है? तो बंगाल में। कौन था? सिराजुद्दौला। कौन था? सिराजुद्दौला इस टाइम शासक था, अवध का नवाब। और इसी के टाइम में हुई थी ये दुर्घटना। और इसका जो साक्षी है या फिर जो इसका वर्णन करता है और सबको बताता है तो वो कौन था? जे जेड हालवेल। ठीक है, जे जेड हालवेल जो है कि इसका प्रत्यक्षदर्शी होता है। कहता है कि जो काल कोठरी में जो लोग बंद थे उसमें से एक मैं भी था। और मैं भी इसका साक्षी हूँ, सिराजुद्दौला ने ये चीज किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, बंगाल के दोहरे शासन को किस अंग्रेज शासक ने समाप्त किया था? किसने? शासक कह ले या फिर गवर्नर जनरल यहाँ पे होना चाहिए, शासक नहीं होना चाहिए, गवर्नर जनरल होना चाहिए। किसने समाप्त किया था? तो वो कौन है? आपके वॉरेन हेस्टिंग्स। जो दोहरा शासन था वो द्वैध शासन था, डुअल डुअल रूल था। दोहरा शासन ये कब तक चला था? 1765 से 72 तक आपका चला था। और किसको लागू किया था? क्लाइव ने। किसने? क्लाइव ने। और खत्म किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। और इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें क्या होता है कि प्रशासन जो होता है, ठीक है, प्रशासन और जो है कि जिसे निजामत कहते थे। और प्रशासन और निजामत जैसे कि जो भी चीजें होती थी जिससे जो राजस्व थे, जो धन से चीजें थी, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे अंग्रेजों के हाथ में थी। और जो भी वेलफेयर सोसाइटी के कल्याण की कार्य थी वो जो है कि नवाबों को दे दिए गए थे। इस टाइम से हम देखेंगे नवाब जो है कि नाम मात्र के शासक हो सकते हैं। और जो किसी भी साम्राज्य के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो रेवेन्यू होता है, वो किसके हाथ में चली जाती है? जो है कि राजस्व अंग्रेजों के हाथ में। इसलिए इसे दोहरा शासन कहते हैं इस टाइम पीरियड को। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या है आपका? निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने यह कहा था कि 1765 से 72 की अवधि बंगाल का शासन एक डाकू राज्य था? ठीक है, उसी से रिलेटेड है। तो वो के एम पन्निका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। कहते हैं कि जो 1765 से 72 तक का जो कार्यकाल था इसमें इतनी लूट मची कि उन्होंने डाकुओं की तरह भारत को लूटा। और इसमें हम लोग देखेंगे अकालों की, इसी टाइम पीरियड से हम लोग देखेंगे अकालों की लगातार हमें श्रृंखला देखने को मिलती है। खाद्यान्नों की कमी हो जाती है, भूखमरी हो जाती है,
किसानों को बहुत शोषण जो है कि इसी टाइम पीरियड में सहना पड़ता है, जो है कि मनमानी राजस्व उगाही की जाती है। ये सारी चीजें हमें इस टाइम पीरियड में देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 1813 के चार्टर एक्ट से भारत में अंग्रेजी नीति में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मौलिक परिवर्तन आया था? तो कौन था वो? शिक्षा। क्यों? 1813 का जो चार्टर एक्ट है इसी के तहत कहा गया था कि 1 लाख रुपए जो है कि शिक्षा के लिए साहित्य के ऊपर खर्च किया जाए। 1 लाख रुपए किसके? साहित्य, शिक्षा, विज्ञान के ऊपर खर्च किया जाए। हालांकि इसका कोई यूज नहीं हुआ 1813 में, कोई भी चीज इस पे नहीं की गई। बाद में 1833 में देखेंगे इसके ऊपर काम किया जाता है और शिक्षा का माध्यम तय किया जाता है कि किस माध्यम में कैसे लोगों को क्या चीज दिया जाए। तो ये 1833 में मेनली इसका जो कि यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? तो कौन था? सफदरजंग, शुजाउद्दौला, शहादत खां, अली मोहम्मद खां। तो यहाँ पे कौन है आपके? शहादत खां। इनका पूरा नाम क्या था? बुरहान उल मुल्क। उन्हें बुरहान उल मुल्क की उपाधि भी मिलती, बुरहान उल मुल्क भी कहा जाता है। और अवध की स्थापना इन्होंने 1722 ईस्वी में की थी। पूछा जाता है कि अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? तो बुरहान उल मुल्क थे। वही अंतिम शासक की बात करें जिसपे अवध में 1856 में क्या लगाया गया था? कुशासन का आरोप, कि सही से शासन नहीं कर रहा है, कुशासन का आरोप लगा के अंग्रेजों ने इसे मिला लिया था। और उस टाइम शासक कौन थे? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह कौन थे? शासक थे उस टाइम। ठीक है, नेक्स्ट 1793 ईस्वी में बंगाल में प्रशासनिक 1793 में बंगाल में प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत अस्थायी कर व्यवस्था किसके द्वारा लाई गई थी? 1773 में जो परमानेंट सेटलमेंट आया था, जो जमींदारी बंदोबस्त कहेंगे या फिर अस्थायी बंदोबस्त कहेंगे, किसके द्वारा लाया गया था? तो वो कौन थे? कार्नवालिस। ठीक है, गवर्नर जनरल कार्नवालिस ने जो है कि इसे अस्थायी बंदोबस्त लाया था। और मेनली ये देखेंगे बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्रों में, उत्तर पश्चिम प्रांतों में, कर्नाटक में ये लागू किया गया था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ठीक है, ये लागू किया गया था। और यहाँ पे देखेंगे बहुत ज्यादा जो है कि इससे बहुत सारी चीजें अंग्रेजों का, इसमें अंग्रेजों का ही लाभ हुआ, जमींदारों का ही लाभ हुआ। यहाँ पे सिर्फ देखेंगे इस व्यवस्था से किसानों का क्या हुआ? सिर्फ शोषण हुआ था। इस व्यवस्था से शोषण हुआ था। बहुत सारी चीजें इसके तहत देखने को मिलती है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1857 किस स्थान पर 1857 का विद्रोह नहीं हुआ था? याद रखिएगा, नहीं बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो कानपुर, मेरठ, झांसी, कपूरथला। तो कानपुर में था ही तात्या टोपे और आपके देखेंगे नाना साहब थे। मेरठ में भी था, जहाँ पे हम लोग देखेंगे यहीं से पहली बार शुरू होता है। दूसरा कपूरथला, कपूरथला में 1857 का विद्रोह नहीं हुआ था। झांसी में देखेंगे रानी लक्ष्मीबाई आपकी थी। तो यहाँ का जो सही आंसर है वो क्या है आपका? कपूरथला। कपूरथला में 1857 का विद्रोह नहीं हुआ था। ठीक है, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, बेगम जीनत महल। तो कौन है आपका यहाँ पे? तात्या टोपे। तात्या टोपे और नाना साहब दोनों थे यहाँ पे। ठीक है, मुख्य नेतृत्व अगर देखेंगे तो तात्या टोपे ही कर रहे थे। नाना साहब जिसे दत्तक पुत्र थे किसके? बाजीराव के द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। और ये नाना साहब हम लोग देखेंगे तो पेंशन की मांग करते हैं और पेंशन नहीं दी जाने के कारण ये 1857 के विद्रोह कर देते हैं और वहां पे अपने पेंशन की मांग करते हैं। बेगम हजरत महल लखनऊ से जो है कि ठीक है, लखनऊ से नेतृत्व की। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ? जो ईस्ट इंडिया कंपनी का देखेंगे जो एक व्यापारिक कंपनी थी जिसका शुरू में नारा था भूभाग नहीं, भूभाग नहीं व्यापार। पहली जो ये कंपनी आई तो इसे सिर्फ व्यापार से मतलब था और जो है कि भूभाग से कोई मतलब नहीं था। और देखेंगे 1757 के प्लासी युद्ध के बाद कैसे ये भारत पे हावी हो जाती है। और 1858 यानी कि 1857 की क्रांति के बाद जो 1858 का अधिनियम आता है, रानी की घोषणा होती है, उसके बाद देखेंगे इस ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो इतने लंबे टाइम पीरियड तक शासन करता है, इसका शासन खत्म हो जाता है और सीधे किसका शासन हो जाता है? क्राउन का, यानी कि महारानी का भारत पे सीधे शासन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पहला गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया जाता है? याद रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ गवर्नर जनरल आप नहीं देखिएगा, बंगाल में सबसे पहले गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो पहले देखेंगे सिर्फ बंगाल का गवर्नर था,
बंगाल का गवर्नर पद था। और 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जिसे नॉर्थ एक्ट भी कहते हैं, ठीक है, नॉर्थ एक्ट भी कहते हैं, और ये आता है आपके वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम आया था। जो वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर रहता है, बंगाल का गवर्नर बनता है, ये 1772 में बनता है। 1 साल तक ये बंगाल का गवर्नर रहता है, और 1773 से 1785 तक ये गवर्नर जनरल रहता है। तो पहला गवर्नर जनरल कहेंगे वॉरेन हेस्टिंग था, और अंतिम अगर बंगाल का गवर्नर की बात करें तो ये भी वॉरेन हेस्टिंग्स था, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट। 1857 के विद्रोह का सर्वाधिक प्रभावशाली परिणाम क्या था? ठीक, गवर्नर जनरल की पदवी वायसराय में बदल गई। ठीक है, ये तो हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावी कौन था? यूरोपियन सैनिकों की संख्या में वृद्धि की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन हो गया। हिंदू तथा मुस्लिम वर्ग के बीच खाई बढ़ गई। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो सबसे बड़ा हमें परिवर्तन देखने को मिलता है, तो देखेंगे जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो इतने लंबे टाइम पीरियड से पे भारत पे व्यापार कर रही थी, व्यापार के बाद देखेंगे 1757 की प्लासी के युद्ध और फिर 1764 का बक्सर का युद्ध के बाद हम लोग देखेंगे कि जब ये इसके हाथों में रेवेन्यू आ जाता है, और देखेंगे इतने लंबे कार्यकाल के बाद 1757 से 1858 के बाद जब ये सत्ता भू राजस्व सारी चीजें अपने हाथे में लेती है, और 1857 की क्रांति के बाद जब सीधे क्राउन का शासन हो जाता है, तो ये सबसे बड़ा चेंज हमें देखने को मिलता है। इसमें कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, कौन इससे संबंधित नहीं है? तो केशव चंद्र सेन, आर्य समाज, इनका कहीं भी लेना देना नहीं है आर्य समाज से। राजा राम मोहन राय, प्रार्थना समाज, बिल्कुल भी नहीं है। ये किससे संबंधित है? ब्रह्म समाज से संबंधित है, ब्रह्म समाज से संबंधित है। दूसरा, देवेंद्र नाथ ठाकुर, ब्रह्म समाज, तो ये सही है। सर सैयद अहमद खां, अहमदिया आंदोलन, बिल्कुल गलत है। अहमदिया आंदोलन के कौन है? मिर्जा गुलाम अहमद, मिर्जा गुलाम अहमद। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, थियोसोफिकल सोसाइटी का संस्थापक कौन था? ठीक है, थियोसोफिकल सोसाइटी का संस्थापक कौन था? एमजी रानाडे, ईश्वरचंद विद्यासागर, एनी बेसेंट, दादा भाई नौरोजी। तो कौन है? एनी बेसेंट, जो कि एक आयरिश महिला थी, आयरिश यानी कि आयरलैंड से आई थी। और इन्होंने देखेंगे, इन्होंने बहुत सारे कार्य किए, और एक उल्लेखनीय कार्य देखेंगे 1858 में ये सीएचएस की स्थापना करती हैं बनारस में, और इन्हीं के देखेंगे सहयोग से देखेंगे बनारस में बीएचयू जैसी एक बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो कि एशिया का एक बड़ा आवासीय विद्यालय है, इसकी स्थापना 1916 में इन्हीं के सहयोग से होती है। ठीक है, कांग्रेस की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं 1917 में, 1917 में। निम्नलिखित कांग्रेस नेताओं में कौन स्वराजवादी नहीं था? कौन जो है कि स्वराजवादी नहीं था? तो एमजी रनाडे, मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल, सिराज गोपालाचारी। तो ये आपके जो सिराज गोपालाचारी हैं, ये स्वराजवादी नहीं थे, जबकि विठल भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, एमजी रनाडे, ये लोग स्वराजवादी रहते। जब 1920 का असहयोग आंदोलन जब असफल हो जाता है, गांधी जी चौरी चौरा के बाद इसको बंद करा देते हैं, तो 1923 में हम लोग देखेंगे स्वराज पार्टी का गठन होता है। स्वराज पार्टी का गठन होता है, कहाँ पे होता है? इलाहाबाद में होता है, इलाहाबाद में। ठीक है, किसने कराता है? मोतीलाल नेहरू करते हैं, और सी आर दास। ठीक है, सी आर दास जो है कि इसकी स्थापना करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जो है कि जो लगाया गया जोड़ा जिससे संबंधित नहीं है? तो वीडी सावरकर का अभिनव भारत संगठन बिल्कुल सही है, आपके इससे संबंधित थे। लाला हरदयाल होम रूल लीग, बिल्कुल गलत है। होम रूल लीग की अगर बात आती है भारत में, तो वो कौन है? तिलक है आपके, और तिलक के बाद बेसेंट है, एनी बेसेंट है। ठीक है, ये दोनों लोग होम रूल लीग से संबंधित। और ये जो होम रूल लीग की अवधारणा, ये भी आयरलैंड से आया है, आयरलिश लोग की है। लाला हरदयाल जो है गदर पार्टी से संबंधित है, जो कि 1913 में सैन फ्रांसिस्को में बनी थी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, फॉरवर्ड ब्लॉक, बिल्कुल सही है। देखेंगे जब ये 1938-39 में जो 38 37 38 38 39, जब ये अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे देते हैं सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष पद से, उसके बाद ये देखेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। चंद्रशेखर आजाद, हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी, बिल्कुल सही है। 1854 के वुड डिस्पैच किस भाषा की सिफारिश करता है? जो 1854 का वुड डिस्पैच आया था, तो वो किस भाषा का सिफारिश किया था, यानी कि शिक्षा का माध्यम किसे बनाया गया था? तो वो अंग्रेजी को बनाया गया था। ठीक है, इसमें कुल 100 धाराएं हैं। कभी कभी आता है कि इस डिस्पैच में कितनी धाराएं थी, किसने जो है कि एक्ट थे या फिर नियम थे, तो 100 थे। ठीक है, यहाँ पे 1960 नहीं है, 1907 है। ठीक है, 7, 1907। 1907 में जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था, किस स्थान पे हुआ था? तो सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन में जो है कि कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था, वो यहीं पे हुआ था, 1907। ठीक है, 1907 में रास बिहारी घोष, ठीक है, रास बिहारी घोष ने अध्यक्षता की थी।
ठीक है। और 1908 में भी देखेंगे यही अध्यक्षता किए थे, ठीक है। ये हुआ था मद्रास में, तो 2 बार इन्होंने अध्यक्षता की है। और जो बोस है, रास बिहारी बोस, ये आपके आईएनए से संबंधित है, बोस, ठीक है। ये आईएनए से संबंधित है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों अलग अलग नाम है, एक रास बिहारी घोष है, एक बोस है। घोष का संबंध कांग्रेस की अध्यक्षता से और बोस का आईएनए से, ठीक है। निम्नलिखित नेताओं में कौन मध्य श्रेणी के संगठन से संबंधित है, यानी कि जो मॉडरेट थे, मीडियम जो है कि चीजों, यानी ना उग्र थे ना ही बहुत ज्यादा जो है कि उदार थे, तो वो कौन थे? तो इसको आप ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, जैसे पाल देख लीजिए, उग्र थे। लाल बाल, हम लोग लाल बाल पाल याद करते हैं, तो यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक भी उग्र थे। और यहाँ पे देखिए अरविंद घोष भी उग्र थे। यहाँ पे जो रास बिहारी बोस है, देखिए ये आईएनए से संबंधित है, तो ये जो है कि मध्यम श्रेणी से संबंधित थे, ठीक है। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त तथा राजगुरु को कब फांसी पर लटकाया गया था? 1919, 1920, 1931, 1928। तो 1931 में जो है कि भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु को फांसी पर लटकाया गया था, ठीक है, गांधी इरविन समझौते के बाद। अर्थ निर्यातकरण का सिद्धांत का प्रचार किया था, इसे ड्रेन थ्योरी भी कहते हैं, बहुत सारा नाम है इसका। तो ये किसने लाया था? ड्रेन थ्योरी सबसे पहले किसने लाया था? तो दादा भाई नौरोजी थे। और इनकी फेमस बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, इनकी रूल इन इंडिया। और इसी में इन्होंने एक लेख लिखा, इंग्लैंड डेप टू इंडिया, इंग्लैंड डेप टू इंडिया। 1916 के लखनऊ पैक्ट जो है उसमें क्या चीजें थी, क्या प्रावधान था? तो क्या था? प्रादेशिक शासन स्वतंत्रता, यानी कि टेरिटोरियल गवर्नमेंट्स इंडिपेंडेंस से संबंधित था। और ये जो है कि लखनऊ में हुआ था, और इसे लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इसके जो अध्यक्ष थे कांग्रेस का अधिवेशन थे, अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार थे, ठीक है, मजूमदार। नेक्स्ट, साइमन कमीशन ने भारत का दौरा किस वर्ष किया था? इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आपको आएगा कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, तो वो आपका होगा 1927। और दौरा कब किया था, कब भारत में आके सबसे मिला था, तो वो 1928 होगा। तो इसका ऑप्शन 1928 है, याद रखिएगा, दौरा 1928 में किया था। 1929 में लाहौर अधिवेशन में किस बात की घोषणा की गई थी? लाहौर अधिवेशन जो कहाँ हुआ था? रावी नदी के किनारे हुआ था, रावी नदी, जिसका परुषणी प्राचीन नाम है, याद रखिएगा, परुषणी, ठीक है। इसी नदी के किनारे हम लोग देखेंगे दशराग युद्ध भी हुआ था, दशराग युद्ध, ठीक है। ये हड़प्पा जो है वो भी इसी रावी नदी के किनारे है। तो पूर्ण स्वराज की बात हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। और इसी में पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। गांधी इरविन पैक्ट था किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? तो 1931 में। 1931 में गांधी जी और लॉर्ड इरविन जो था, इस इन लोगों के जो गवर्नर जनरल था, इनके बीच में इस समझौते पे हस्ताक्षर हुए थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेके। नेक्स्ट, ब्राह्मण परिवार से संबंधित राजा राम मोहन राय का पारिवारिक उपनाम का था, यानी कि टाइटल क्या था, सरनेम क्या था? गांगुली, बनर्जी, चटर्जी, मुखर्जी, काफी बार पूछा हुआ है। तो उनका जो उपनाम था वो क्या था? बनर्जी था, बनर्जी। राजा राम मोहन राय जो कि काफी फेमस समाज सुधारक थे, सती प्रथा जैसी कुप्रथा को इन्होंने समाप्त किया था 1829 में। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी भूमिका की व्यवस्था किसके साथ की गई थी? तो किसकों के साथ? रैयत का अर्थ होता है किसान, रैयत का क्या होता है? किसान। और इसे सबसे पहले जो है कि मद्रास में लागू किया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था को, ठीक है, मद्रास के बारामहल जिले में 1846। यहाँ पे 1846 में सिखों के साथ लाहौर की संधि के पश्चात वहां अपना प्रतिनिधि अंग्रेजों ने किसे नियुक्त किया गया था? तो यहाँ पे हेनरी लॉरेंस को उन्होंने वहां पे अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था। 30 नंबर क्वेश्चन, व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत डलहौजी के काल में किस देशी रियासत का विलय नहीं किया गया था? किस देशी रियासत का विलय नहीं किया गया था? तो वेट करिए, तो आपको इसका ट्रिक बता दें, तो अगर आपको व्यक्तिगत सिद्धांत या हड़प नीति के तहत अगर कहेगा कि क्रम से लगाइए, चाहे कौन कौन से राज्यों का विलय किया गया था हड़प नीति के तहत, इसके लिए एक ट्रिक है, सजे सब उझना, ठीक है, सजे सब उजना, ठीक है। स का मतलब सतारा है, ज का मतलब जैतपुर, जैतपुर, ये स से संभलपुर, संभलपुर,
ब से बघाट, वेट नीचे लिख देते हैं, ब से आपका बघाट, ऊ से उदयपुर, झ से झांसी और ना से नागपुर। ठीक है, तो ये आपका क्रम से है बिल्कुल, और आपको क्रम से लगाने के लिए आएगा तो लगा सकते हैं। तो इसमें जो है कि हैदराबाद जो कि 1798 में इसका विलय किया गया था, और ये सहायक हड़प नीति से नहीं, सहायक संधि था। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित नेताओं में किसने वेवल योजना को अस्वीकार कर दिया था? किसने किया था? तो मुस्लिम नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने वेवल योजना, जो कि 1946 में आया था, लॉर्ड वेवल जो गवर्नर जनरल थे उनके द्वारा, उन्होंने वेवल योजना को अस्वीकार कर दिया था। बंगाल विभाजन को रद्द करने की प्रक्रिया किसने आरंभ की थी? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में, और इसकी जो रद्द करने की प्रक्रिया 1911 में रद्द कर दिया गया। और कौन था उस टाइम गवर्नर जनरल? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट। ठीक है, और इन्हीं के टाइम पीरियड में देखेंगे बीएचयू का शिलान्यास इसी गवर्नर जनरल ने किया है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बीएचयू का शिलान्यास किसने किया था, तो इसी गवर्नर जनरल ने किया था। 1916 में बीएचयू की स्थापना हुई थी, उस टाइम गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग थे। मुस्लिम लीग द्वारा अलग राज्य बनाने की मांग सर्वप्रथम किस नेता ने स्वीकार कर ली थी? कौन थे? तो वो कौन है? श्री राज गोपालाचारी ने ही सबसे पहले इस मांग को स्टार्ट किया, मतलब स्वीकार कर लिया था। सीआर फार्मूला भी इन्होंने दिया है। 1945 में लाल किले में हुए आईएनए के मुकदमे की पैरवी किस वकील ने नहीं की थी? तो इस ये काफी बार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमआईपी एकदम याद कर लीजिए, बहुत ज्यादा बार पूछा हुआ है। तो यहाँ पे सर तेज बहादुर सप्रू ने भी की थी, भोला भाई देसाई ने भी की थी, जवाहरलाल नेहरू भी की थी, वल्लभ भाई पटेल इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, 1946 में संविधान बनाने के लिए गठित मंडली का अध्यक्ष कौन था? तो वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी का कौन था? याद रखिए, तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद, ठीक है, सिन्हा थे। ठीक है, नेक्स्ट, 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ये भी इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो कौन थे? आचार्य जेबी कृपलानी। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है कि स्वतंत्र भारत के जो है कि पहले कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे, या फिर स्वतंत्रता के समय कौन थे? तो आचार्य जेबी कृपलानी जो थे। और मौलाना आजाद देखेंगे सबसे लंबे कार्यकाल तक थे, सबसे लंबे कार्यकाल तक, ये जो है कि सबसे लंबा कार्यकाल अगर किसी की बात करें कांग्रेस अध्यक्ष पद पे, ठीक है, अध्यक्ष पद पे, तो वो मौलाना आजाद है। नेक्स्ट, जून 1948, ये घोषणा किसने की थी कि जून 1948 से पूर्व ही भारतीयों के हाथ में सत्ता का हस्तांतरण कर दिया जाएगा? तो किसने ब्रिटिश संसद में ये घोषणा की थी? तो किसने की थी? एटली। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो एटली जब ये सत्ता ग्रहण करते हैं तो इन्होंने इसकी घोषणा की थी, एटली ने ही। रेड क्लिफ की बात करें तो ये रेड क्लिफ वही है जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण किया है। भारत और पाकिस्तान के बीच आज भी जो भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर है, जो सीमा है, उसको रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है, और इन्हीं ने किया था। और ये माउंट बेटन प्लान, लॉर्ड जो माउंट बेटन थे, माउंट बेटन गवर्नर जनरल का जो प्लान था, माउंट बेटन प्लान के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता अधिनियम भी कहा जाता है 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम, इसी के आधार पर भारत का विभाजन किया गया था। नेक्स्ट है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस, एससी बोस ने जो है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट, दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? ठीक, इंपॉर्टेंट है। तो कब हुआ था? 1931 में, और यही एक गोलमेज सम्मेलन जिसमें कांग्रेस की तरफ से कौन भाग लिया था? गांधी जी, एम के गांधी जो है कि इसमें भाग लिए थे। और काफी बार पूछा जाता है कि कांग्रेस किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो सिर्फ दूसरे अधिवेशन में भाग लिया था, और किसी में नहीं लिया था। अगर तीनों में कौन भाग लिया था? तो भीमराव अम्बेडकर, BR अम्बेडकर जो है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है कि ये भाग लिए थे। इंपॉर्टेंट है, पूछता है। 1922 का असहयोग आंदोलन जो है कि किस कारण से रोक दिया गया था? जो 1922 का असहयोग आंदोलन था, जो 1920 से 22 तक चला था असहयोग आंदोलन, किस जो है घटना की वजह से रोक किया गया था? चौरी चौरा घटना, जो कि हुआ था 4 फरवरी 1922 को घटित हुआ था। और जो है कि सूचना जब जो एफआईआर दर्ज की गई थी वो 5 फरवरी 1922, पहले इसका जो आंसर था वो 5 फरवरी जो है कि माना जाता था, लेकिन इसका जो सही आंसर अब माना गया है वो 4 फरवरी 1922 माना गया है। ये जो चौरी चौरा है वो गोरखपुर में एक जगह है, और अब इस नाम से ट्रेनें भी चलती हैं, चौरी चौरा।
तो यहाँ पे जो है कि आगजनी कर दी गई थी पुलिस स्टेशन में। इस कारण से जो है कि गांधी जी दुखी होकर इसको 12 फरवरी को देखेंगे कि असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। नेक्स्ट, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? आपको हमने बताया था कौन थे, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है कि इसमें ड्रेन थ्योरी अपना बताते हैं, जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन भी इंडिया इनको भी कहते हैं, गर्ल्ड स्टोन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। किसने लंदन में माइकल माइकल डॉयर पे गोली चलाई थी? तो वो कौन थे? उधम सिंह। ठीक है, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो इसने जो है कि निहत्थों पे गोली चलवाई थी, और इससे दुखी होकर बहुत इसका प्रतिशोध लेने के लिए उधम सिंह जो है कि लंदन जाके माइकल डॉयर पे गोली चलाता है, उसकी हत्या कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का विभाजन किस योजना द्वारा किया गया था? तो किस योजना द्वारा? माउंटबेटन प्लान। ठीक है, माउंटबेटन प्लान द्वारा भारत का विभाजन किया गया था, और इसी के आधार पे हम लोग देखेंगे 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम आता है। दोनों बिल्कुल सेम सेम है, ज्यादातर उसमें ज्यादा बदलाव नहीं है, माउंटबेटन प्लान और स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर लोगों की सरकार स्थापित की गई थी, या फिर समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी? तो कहाँ पे हुई थी? आपकी सतारा में हुई थी। ठीक है, सतारा, 3 जगह पे हुई थी, तामलुक, सतारा और बलिया। ठीक है, उत्तर प्रदेश का बलिया जिला, जहाँ पे चित्तू पांडे ने जो है कि समानांतर सरकार की स्थापना की थी, पांडे। और ये तामलुक आपका बंगाल में है। तो यहाँ पे समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी भारत छोड़ो आंदोलन के समय। बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में किस नाम से पासपोर्ट बनवाया था? ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो ऑरलैंडो मशोटो नाम से इन्होंने पासपोर्ट बनाया था। किसके सुझाव पे जो है कि भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? किस गवर्नर जनरल के सुझाव पे? तो लॉर्ड इरविन था। इसी के सुझाव पे जो है कि जो साइमन कमीशन 1927 में गठित हुआ था, और 1928 में ये भारत आया था। इसी के सुझाव पे हम लोग देखेंगे जो है कि भारतीयों को बाहर रखा गया था। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना नामक वर्कर्स सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया था? तो वो कौन था? वेब मिलर। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो है कि इस धरसना जो सत्याग्रह था इसका नेतृत्व कर रही थी। और ये देखेंगे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उसी दौर की ये बात है। नेक्स्ट, किसने कहा था कि महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर है? इसका ये कथन किसका है? तो किसका है? लेरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपियर ने। इनकी एक बुक है, फ्रीडम एट मिड नाइट। ये इनका फेमस बुक है। तो इन्होंने गांधी जी को कहा है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के विषय में किस व्यक्ति का यह विचार है? आगामी पीढ़ियां शायद ये विश्वास करे कि ऐसा रक्त मांस का मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ था। ये कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, अल्बर्ट आइंस्टीन। ये कथन अल्बर्ट आइंस्टीन का है, जिन्होंने E बराबर MC² फार्मूला दिया है। नेक्स्ट, 50 नंबर क्वेश्चन जो आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश के किसान सभा के संस्थापक सदस्यों में से नहीं था? कौन जो है कि इससे संस्थापक सदस्यों में नहीं था? तो गौरी शंकर मिश्रा ये थे, इंद्र नारायण द्विवेदी भी थे, मदन मोहन मालवीय भी थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। ये वही मदन मोहन मालवीय है जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे जो है कि एक बड़ी यूनिवर्सिटी का नींव रखी थी, और इसके लिए इन्होंने दान मांगा था यहाँ के बनारस के निवासियों से। और जो कि पैदल चल के इन्होंने इस यूनिवर्सिटी की नींव रखी है। बहुत इनका मूलभूत कार्य है, मानवीय कार्य है। और ये इलाहाबाद के रहने वाले हैं, इलाहाबाद के रहने वाले, और BHU जैसी यूनिवर्सिटी की इन्होंने स्थापना की थी 1916 में। तो आज हमने कुल 50 क्वेश्चंस को देखा जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से थे। आशा करते हैं आपको क्वेश्चंस के लेबल, क्वेश्चंस का डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ऐसी और भी PYQ सीरीज आप चाहते हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए एग्जाम से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, डॉक्टर सत्यपाल यादव सर की ऑफलाइन क्लास से रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल पे जो है कि बने रह सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और 80 90 20 94 18 हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके कोई भी क्वेरी हो तो आप उससे जो है कि बातचीत करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।